चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013। इस एक्ट में हमने सेक्शन 10 को कंप्लीट पिछली वीडियो में कर लिया था, जिसमें सुलह के बारे में प्रोविजन दिया गया था कि कब सुलह होगी, कब मध्यस्थता होगी दो जनों के बीच। अब जो नेक्स्ट सेक्शन था वो था धारा 11। तो जो धारा 11 है उसमें हम पढ़ेंगे परिवाद के बारे में जांच। तो यहाँ लिखते हैं धारा 11। धारा 11 में है परिवाद के बारे में जांच। के बारे में जांच। तो ये जांच कब होगी? ये जांच तब होगी जब धारा 11 की उपधारा 1 के अनुसार, और जो धारा 11 की उपधारा 1 जो कहती है वो कहती है कि धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए आंतरिक समिति या स्थानीय समिति ऐसे परिवाद की जांच करेगी जो कि ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए व्यथित महिला के द्वारा किया गया है। और ऐसे परिवाद की जो जांच होगी, इसकी जो जांच, परिवाद की जो जांच की जाएगी वो एक तो धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए की जाएगी। फिर उसके बाद में जो धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जांच की जाएगी, उसकी जो रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट जो होगी वो पुलिस को 7 दिन के अंदर अंदर भेजी जाएगी। ये कहती है धारा 11। धारा 11 कहती है कि जो भी परिवाद की रिपोर्ट आई है वो 7 दिवस के अंदर अंदर, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर किसको? पुलिस को भेजी जाएगी। ये धारा 11 में कहा गया है कि जो भी रिपोर्ट होगी वो पुलिस को भेजी जाएगी। अब जो धारा 11 की जो धारा 2 है उसमें कहा गया है कि यदि आईपीसी की धारा 509 और इसी के साथ में हम पढ़ लेते हैं बीएनएस की धारा। तो बीएनएस की जो धारा है वो है 79। बीएनएस की धारा 79। अगर इन धाराओं के अधीन कोई अपराध सिद्ध दोष ठहराया गया है तब विद्यार्थी के द्वारा जो व्यक्ति है, जो महिला है, ऐसी धनराशि का सदाय, मतलब कि ऐसी धनराशि को चुकाया जाएगा जो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, या जो वह उचित समझे। कौन? नियोजक। तो ऐसी धनराशि जो दी जाएगी वो जो है ऐसी व्यथित महिला को दी जाएगी जो पीड़ित है। तो ये याद रखना है, आईपीसी में जो धारा है वो 509 है, इसके अंतर्गत से दोष ठहराया जाता है। और भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो धारा है वो 79 है। तो इसमें जो धारा है ये हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसकी जो उपधारा 2 है, ये तो हो गई उपधारा 2। अब जो इसकी उपधारा 3 है, अब इसकी उपधारा 3 क्या कहती है? इसकी उपधारा 3 कहती है उपधारा 1 में वर्णित कार्यवाही वही होगी जो सीपीसी के अधीन की जाएगी। अब उपधारा 3 में कहा गया जो भी कार्रवाई होगी वो कैसी होगी? वो वही कार्रवाई होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में बताई गई है, यानी कि सीपीसी में जो कार्रवाई है वही होगी। ये कहा गया है उपधारा 3 में। अब जो उपधारा 3 के बाद आएंगे हम उपधारा 4 में। तो उपधारा 4 क्या कहती है? तो उपधारा 4 कहती है कि उपधारा 1 के अधीन जो जांच की गई है वो 90 दिन के दिवस के अंदर अंदर पूर्ण की जाएगी। जो जांच की गई है उपधारा 1 के अधीन, उसकी जो पूर्णता होगी वो पूर्ण कब होगी? जब 90 दिन के अंदर अंदर उसकी जांच पूरी की जाती है। 90 दिन के अंदर अंदर अगर पूरी नहीं की जाती है तो उसके बारे में अलग है एक प्रोविजन। इसमें जो कहा गया उपधारा 4 में वो 90 दिवस के बारे में कहा गया। तो उपधारा 1 में जो कहा गया है वो 7 दिन के बारे में कहा गया है, और उपधारा 4 में 90 दिन के अंदर अंदर अगर पुलिस को जो रिपोर्ट भेजेगी ऐसी समिति वो 7 दिन के अंदर अंदर भेजेगी, और इसकी जो जांच पूर्ण करेगी वो 90 दिन के अंदर अंदर करेगी। ये यहाँ पर लगा दी गई है कंडीशन। फिर इसके बाद में हम आते हैं धारा 12 पे। अब धारा 12 क्या कहती है? धारा 12 कहती है कि जांच के लंबित रहने के दौरान क्या कार्रवाई होगी।
तो धारा 12 में कहा गया है जांच के लंबित रहने के दौरान कार्रवाई। लंबित रहने के दौरान कार्रवाई, ठीक है। अब धारा 12 के अकॉर्डिंग जांच के लंबित रहने के दौरान क्या कार्रवाई होगी। अब ऐसी कोई महिला जो व्यथित महिला है, उस महिला के अनुरोध पर जो वह आवेदन करेगी, अनुरोध पर जो विनती करेगी, किससे करेगी, स्थानीय समिति या आंतरिक समिति या फिर नियोजक को जो निम्न सिफारिश करेगी वो क्या होंगी। अब जो स्थानीय समिति है, जो व्यथित महिला है, अब ये मान लीजिए ये जो है ये महिला है, ठीक है, ये महिला है, इसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का अपराध हुआ है, ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न का अपराध इसके साथ हुआ है। अब जो स्थानीय समिति है यानी कि लोकल कमेटी और आंतरिक कमेटी, अब ये दोनों जो कमेटी होंगी ये नियोजक से क्या सिफारिश करेंगी, इसके बारे में बताया गया है धारा 12 में। तो ये जो सिफारिश करेंगी वो क्या होगी, पहली सिफारिश होगी कि उस महिला का, जो व्यथित महिला है, उसका जो कार्यस्थल है उसमें स्थानांतरण कर दिया जाए। मतलब कि पहले पॉइंट में कार्यस्थल में स्थानांतरण कर दिया जाए। कार्यस्थल में स्थानांतरण किसका, व्यथित महिला का, कार्यस्थल में स्थानांतरण कर दिया जाए। अब जो दूसरी बात कही गई है इसमें, दूसरी क्या बात कही गई है कि उसकी जो व्यथित महिला होगी उसे कम से कम 3 मास की छुट्टी दी जाए। दूसरी बात में 3 मास की छुट्टी दी जाए उसे, ये कहा गया है इसमें सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। अब 3 में क्या कहा गया है, 3 में कहा गया है एवं अगर कोई अन्य राहत भी है तो उसे प्रदान की जाए, कोई अन्य राहत है तो भी उसे वो प्रदान की जाए। और चौथा पॉइंट क्या कहता है इसमें, चौथा पॉइंट में ये कहता है कि अगर नियोजक सही समझे तो ऐसी व्यथित महिला के लिए कोई अन्य उपचार उपलब्ध करा दे, ठीक है। ये हो गई उपधारा 1 की बात, धारा 12 की उपधारा 1। अब जो धारा 12 की जो उपधारा 2 है, अब उसमें क्या गया है, अब जो इस महिला को 3 माह की छुट्टी यहाँ दी गई है, 3 मास की छुट्टी, तो इनमें उपधारा 2 कहती है कि ऐसी छुट्टी उन छुट्टियों से अतिरिक्त होगी जो जन सामान्य को दी जाती है। अब मान लीजिए कोई भी जनरली छुट्टी मिलती है तो 30 त्योहार वगैरह की छुट्टी आराम से, और हर संडे की छुट्टी आदमी को मिलती है। तो यहाँ जो 3 मास की जो छुट्टी का जो प्रोविजन है वो उन छुट्टियों से अलग है। तो इसीलिए ये धारा उपधारा 2 ध्यान रखनी है ज़्यादा, ठीक है इसमें। अब ये हो गई धारा 12 कंप्लीट। अब धारा 13 में हम आते हैं। अब जो धारा 13 है वो क्या कहती है, धारा 13 कहती है जांच रिपोर्ट। धारा 13 जांच रिपोर्ट। तो धारा 13 के अकॉर्डिंग जांच रिपोर्ट क्या होगी, कोई भी आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जांच पूरी होने की तारीख से 10 दिन के भीतर जिला अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगी और संबंधित पक्षकारों को भी उपलब्ध कराएगी। ये कहा गया है धारा 13 में। धारा 13 में अब जो लोकल कमेटी है, स्थानीय समिति है, स्थानीय समिति या आंतरिक समिति, आंतरिक समिति, अब इन दोनों के द्वारा जो जांच की गई है उसकी जो रिपोर्ट है वो 10 दिन के अंदर अंदर, कितने 10 दिन के अंदर अंदर किसे भेजेगा, डीएम जिला अधिकारी को। और साथ ही साथ में ये जिलाधिकारी को तो भेजी जाएगी, साथ ही साथ में जो पीड़ित महिला है उसके संबंधित व्यक्ति को ही भेजी जाएगी। पीड़ित महिला से संबंधित जो भी व्यक्ति हो, उसका पति हो, उसके घर वाले हो, उसके माता पिता हो, उन सबको भी भेजी जाएगी। पीड़ित महिला के संबंधित व्यक्ति को भी ऐसी रिपोर्ट भेजी जाएगी। ये कहा गया है इसमें धारा 13 में, केवल यही कहा गया है कि ऐसी रिपोर्ट जो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा जांच रिपोर्ट है वो 10 दिन के अंदर अंदर जिला अधिकारी को सौंपी जाएगी।
फिर जिला अधिकारी के साथ साथ ऐसी व्यथित महिला का कोई व्यक्ति है, उसका पति है, उसके माता पिता हैं, उसका भाई है, तो उन लोगों को भी वह रिपोर्ट दी जाएगी। ये कहा गया था धारा 13 में। अब धारा 14 में हम आते हैं। धारा 14 क्या कहती है? कोई भी ऐसा परिवाद जो मिथ्या है, द्वेषपूर्ण है, मिथ्या साक्ष्य के लिए उसमें क्या दंड होगा, इसके बारे में धारा 14 बताती है। तो धारा 14 मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद के लिए दंड। परिवाद के लिए दंड, ये कहा गया है धारा 14 में। अब धारा 14 में ये बताया गया है, तो इसमें जो हम देखेंगे, इसके साथ साथ ही अगर हम आईपीसी देखें तो आईपीसी की जो धारा है 193, ये मिथ्या उसके बारे में कथन करती है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के बारे में। वहीं अगर हम बीएनएस देखें तो बीएनएस की जो धारा है 229, भारतीय न्याय संहिता की धारा 229 है, उसमें भी इसके बारे में प्रोविजन किया गया है। तो ये दोनों धाराएं कोरिलेट कर लेंगे हम इस धारा 14 के साथ। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, तो धारा 14 क्या कहती है? जहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यार्थी के विरुद्ध किया गया कथन द्वेषपूर्ण या मिथ्या है, वह व्यथित महिला या उससे संबंधित मिथ्या दस्तावेज पेश किया है, तब नियोजक या जिलाधिकारी ऐसी महिला के खिलाफ जिसने मिथ्या कार्रवाई की है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, ये सिफारिश कर सकेगा। क्या सिफारिश करेगा? वो नेक्स्ट धारा में। तो धारा 14 कहती है, अगर किसी महिला ने कोई भी कंप्लेंट झूठे दस्तावेज के साथ या द्वेषपूर्ण कार्य के साथ या रंजिश रखते हुए किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया है और वो ऐसी जांच रिपोर्ट में पाया जाता है कि सारे के सारे जो साक्ष्य दिए गए हैं वो मिथ्या हैं, झूठे हैं, बेबुनियाद है, गढ़े हुए हैं, तब जिलाधिकारी ऐसे सब दस्तावेजों को देखने के बाद उस महिला के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सिफारिश कर सकेगा। ये कहा गया है धारा 14 में। ठीक है, कौन कार्रवाई करेगा? जिलाधिकारी। धारा 14। अब जो धारा 15 है, धारा 15 कहती है प्रीतिकर्ता अवधारण। धारा 15 प्रीतिकर्ता अवधारण, ये धारा 15 में कहा गया है। अब जो ये मिथ्या पाया गया है, ठीक है, सीधा सिक्वेंस बनाते हैं। जो मिथ्या पाया गया है, जो मिथ्या परिवाद किया गया है, तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध किया गया था, तो उसे न्याय देने के लिए जो उसको मानसिक पीड़ा पहुंची है, तो उसमें जो महिला होगी उसके खिलाफ अगर कोई अपराध करता है तो उसे क्या विधि कर दिया जाएगा, इसका अवधारण करता है। तो ये धारा 15। तो धारा 15 के जो प्रोविजन है वो धारा 13 की उपधारा 2 और उपधारा 3 के अधीन संदाय की जाने वाली राशियों का अवधारण करते हैं। जो धारा 13 है उसमें जो रिपोर्ट उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर जिलाधिकारी को भेजी है, स्थानीय समिति या आंतरिक समिति में, हमने पढ़ा धारा 13 में लोकल कमेटी और आंतरिक कमेटी। ठीक है, इन दोनों ने जो रिपोर्ट भेजी थी जिलाधिकारी को 10 दिन में तैयार करके, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था धारा 13 में। किसे भेजी थी? डीएम को भेजी थी। ठीक है, अब जो धारा 13 की जो उपधारा 2 है और उपधारा 3 है, इसके अधीन ऐसे प्रीतिकर का सनाय की जाने वाली राशियों का अवधारण क्या होगा वो बताया गया है धारा 15 में। तो धारा 15 में देखते हैं हम। तो धारा 15 में जो पहला पॉइंट है वो है
कि ऐसी कोई भी राशि, ऐसी कोई व्यथित महिला है जिसे पहुंचाई गई मानसिक आघात, पीड़ा या भावनात्मक कष्ट। तीन शब्द है इसमें। कौन कौन से तीन शब्द हैं? एक तो मानसिक आघात, मानसिक आघात, पीड़ा और भावनात्मक कष्ट। तो ऐसे शब्द, तीन शब्द है, मानसिक आघात पहला, दूसरा पीड़ा, तीसरा भावनात्मक कष्ट। तो इन तीन शब्दों, ठीक है, ये कहा गया पहले पॉइंट में, भावनात्मक कष्ट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसका? दूसरा पॉइंट कहता है लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण जो करियर के, जो उसके करियर के अवसर की हानि हुई है। दूसरा पॉइंट में अवसर की हानि, केवल यही शॉर्ट में लिखेंगे, अवसर की हानि, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है इसका? तीसरा पॉइंट कहता है पीड़िता द्वारा शारीरिक या मानसिक उपचार के लिए है। तीसरा पॉइंट, पीड़ित को, पीड़िता को, पीड़िता को शारीरिक या मानसिक व्यय, या मानसिक व्यय, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या होगा इसमें? चौथा पॉइंट इसका, तो चौथा पॉइंट होगा विद्यार्थी, विद्यार्थी की आय और वित्तीय स्थिति क्या है। अब वो क्या कमाती है, कैसी उसकी स्थिति है। विद्यार्थी की आय और वित्तीय स्थिति, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, वित्तीय स्थिति क्या है, ये चीज चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है इसमें? कोई जो ऐसा प्रतिकर जो दिया जाएगा इन धारा चारों में, वो पांचवें पॉइंट में कहा गया है यहाँ तो ये एक मुश्त किस्त में दिया जाएगा, एक मुश्त किस्त में या भिन्न भिन्न किस्तों में, या भिन्न भिन्न किस्तों में दिया जा सकेगा, ठीक है। ये कहा गया 5 में। तो धारा 15 प्रतिकर के अवधारण के बारे में बताती है, जो धारा 13 की उपधारा 2 और उपधारा 3 के अंतर्गत है। तो पहला मानसिक आघात, पीड़ा, भावनात्मक कष्ट, दूसरा अवसर की हानि, तीसरा पीड़िता को शारीरिक या मानसिक व्यय, चौथा विद्यार्थी की आय और वित्तीय स्थिति क्या है उसकी, और पांचवा ऐसा जो प्रतिकर होगा वह एक मुश्त किस्त में या भिन्न मुश्त किस्तों में संदाय किया जा सकेगा। ये कहा गया है धारा 15 में। तो आज इतना ही, धारा 15 तक खत्म करते हैं।